जैसा कि आपको पता है कि मेंस का सबसे पहला पेपर जो होने वाला है हिंदी का ही होने वाला है और वो क्वालिफाई है। तो हम यहाँ पे 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक छोटा सा नमूना मिल जाए। इस तरह से कह सकते हैं कि एग्ज़ाम्स में कुछ क्वेश्चंस आपको देखने में परेशानी नहीं होगी, थोड़ा बहुत आपको जानकारी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम 3 से 4 पार्ट डिस्कस करेंगे, जैसे आज का फर्स्ट हमारा पार्ट है। तो एंड तक देखिए और कुछ यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि ब्राही लिपि में हुआ है। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला हम उसे कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहा जाता है, यानी हम यहाँ पे राइट आंसर डी को टिक करेंगे, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि भाषा में सबसे छोटा जो होता है वो वर्ण ही होता है, ठीक है। भाषा में सबसे छोटा वर्ण ही होता है, तो इसको आप याद रखेंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में कंठ ध्वनियाँ कौन सी है, यानी कि कंठ से उत्पन्न होने वाली जो ध्वनियाँ है, जैसे आपको पता है तालु से, मूर्धा से, ये सभी चीज़ें। तो यहाँ पे हम कंठ की अगर हम बात करें तो जितने भी क वाले हैं, क वर्ग के हैं, जैसे कि क हो गया, ख हो गया, आप इनको बोल करके देखेंगे तो इनकी जो ध्वनियाँ निकलेंगी वो कंठ से निकलता है। राइट आंसर हो गया ए। अगर हम यहाँ पे बात करें त और थ, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, त। आप बोल के देखिए त थ, तो यहाँ पे दंत का यूज़ किया था, यानी कि दांत से ये यूज़ होता है, तो ये हम कह सकते हैं ये दंत हो गया, ठीक है। उसी तरह से च, अगर हम च बात करें यानी कि च वर्ग की बात करें, तो च वर्ग यहाँ पे आपका पता चल जाता है, अगर आप पढ़ेंगे इसको च, तो ये हमारा तालु हो जाता है, ठीक है। तालु, जो कि तालु किसे कहते हैं, मुंह के भीतर की ऊपरी छत का जो पिछला भाग होता है, उसको आप पढ़ करके देखिए, च, छ, ये होता है। और अगर हम यहाँ पे बात करें फ्रेंड्स जो ट और ड, जो ट और न की बात करते हैं, तो यहाँ पे मूर्धा होता है। मूर्धा किसे कहते हैं, जैसे तालु और मूर्धा में थोड़ा सा फर्क होता है। जैसे तालु जो होता है मुंह के भीतर की ऊपरी छत का पिछला भाग होता है, तो वहीं मूर्धा की बात करें तो मुंह के भीतर की ऊपरी छत का अगला भाग होता है। तो इस तरह से याद रखेंगे, ट, ठ, ड, ढ जो न आता है ये मूर्धा से संबंधित होता है। तो इन सभी को याद रखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से हैं। अब यहाँ पे समझना होगा कि आयोगवाह वर्ण किसे कहते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे अच्छे तरीके से नोट डाउन भी कर दिया ताकि आपको समझने में भी दिक्कत ना हो। आज की जो क्लास होगी फ्रेंड्स, आपको सिर्फ और सिर्फ समझना होगा अच्छे तरीके से, ताकि आपका ये हिंदी की थोड़ी सी बेसिक नॉलेज हो जाए। हमें एग्ज़ाम्स में क्वालिफाई करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको 30 क्वेश्चंस को सही करना है, ठीक है। उससे ज़्यादा आपको ज़्यादा इसमें टफ करने की सोचना ही नहीं है, बस आपको कोशिश ये करना है कि हाँ बस इसमें मुझे क्वालिफाई हो जाना है। तो देखिए अगर हम आयोगवाह की बात करें तो अ और अंग की बात करेंगे, ठीक है। अंग और अ, जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है, पढ़ सकते हैं कि आयोगवाह की अगर हम बात करते हैं तो अनुस्वार, ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग। जैसे ये जो होता है अ के ऊपर हम लगाते हैं कि अंग जो कहते हैं अंग, और यह अह जो कहा जाता है तो ये अनुस्वार होता है और ये विसर्ग होता है को कहते हैं, क्योंकि यह ना तो स्वर के अंतर्गत आता है और ना ही व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन यह स्वर के अंत में अवश्य लगते हैं। क्योंकि आपको पता है ये क्या होता है, अ आ, ये सभी हमारा स्वर होता है, तो ये स्वर के ऊपर लगते हैं, यानी स्वर के अंत की बात कीजिए। ये पहले लिख करके इसको मैं लिखता था, तो ये अंत ही हुआ, ठीक है। जो अ लिखे और मैंने डबल यहाँ पे विसर्ग लगा दिया, तो ये भी हमारा हो गया फ्रेंड्स अंत में ही। तो ये कह सकते हैं कि अवश्य लगते हैं, जैसे कैसे कि अ और अ, ये दोनों अयोगवाह है, तो इसको ध्यान रखिएगा। एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको और बताता हूँ फ्रेंड्स कि उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, ठीक है। उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, जिसमें 35 व्यंजन, 10 स्वर होता है। लेकिन लेखन के आधार पर अगर हम बात करें, लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 52 यानी कि 52 बताया गया, जिसमें 35 व्यंजन होते हैं, 13 स्वर होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो बस इस छोटे से पॉइंट को आपको थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कह रहा है कि निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे द्वित्व व्यंजन यानी कि फ्रेंड्स कोई भी जो वर्ण है उसको हम लोग रिपीट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दिल्ली, दिल्ली में ल जो है रिपीट हो गया, ठीक है। इस तरह से कहते हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि एक वर्ण का अपने जैसे वर्ण के साथ आना द्वितीय प्रयोग कहलाता है। जैसे कच्चा, यानी कि च और च यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है। पक्का, गप, यहाँ पे प जो कि देखिए रिपीट हो रहा है, यानी अपने ही जैसे वर्ण के साथ आना है, जिसको द्वितीय प्रयोग कहते हैं, द्वितीय व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल दिल्ली दिख रहा था, तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी दिल्ली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने की चांसेस हैं
वो मैंने कराया। पिछली बार के एसआई मेन से मैंने हिंदी का अच्छे तरीके से प्रैक्टिस सेट दिया था, जिसमें काफ़ी यूज़फुल रहा था। काफ़ी लोगों का तो यहीं से पढ़ करके काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ पे क्लियर हो गया था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई थी। देखिए शुद्ध वर्तनी का अगर हम प्रयोग करें तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, उन्नति। जो सही तरीके से लिखा गया ये होगा उन्नति, ऑप्शन डी उन्नति। शुद्ध वर्तनी का फिर से चयन करना है। यहाँ पे अगर हम देखें जाह्नवी जो होगा ऑप्शन सी, जाह्नवी को हम इस तरह से लिखेंगे ऑप्शन सी जाह्नवी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। यहाँ पे अपकृति, अपकृति यहाँ पे देख लीजिए, अपकृति जो होगा ये बिल्कुल सही तरीके से लिखा गया अपकृति। संधि कितने प्रकार के होते हैं, पिछली बार भी पूछा गया था इस टाइप के प्रश्न, तो ध्यान दीजिएगा। संधि की अगर हम बात करें तो संधि कुल 3 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, ऐसे पूछा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संधि का संधि का प्रकार नहीं है, तो हो सकता है इस तरह से दे दे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं, यानी कि उपभेद होते हैं, इस तरह से कह सकते हैं। जैसे कि संधि 3 प्रकार का, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और इस स्वर संधि के भी 5 उपभेद होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं दीर्घ, गुण, वृद्धि, यर्ण और अयाधि। तो इस तरह से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या। एक छोटा सा वीडियो हम लाएंगे जिसमें इंपॉर्टेंट जो संधि विच्छेद है उसको हम लोग कवर कर लेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स देखिए इत्यादि, यहाँ पे अक्सर जो पूछा जाता है इत्यादि हो गया, और विद्यालय होता है, महेश होता है, इस तरह के अक्सर पूछे जाते हैं। तो इत्यादि अगर हम यहाँ पे बात करें कि क्या होगा सही आंसर, तो इति प्लस आदि यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, आज हम लोगों ने छोटा सा प्रयास किया फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगला पॉइंट्स देखिए, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राज्य भाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया। तो इसमें तो ये हिंदी नहीं कह सकते, आपको करंट नहीं यार, आपको तो ये जीके में ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे कि राज्य भाषा जो संबंधित बात कही गई है वो आर्टिकल 343 के अंतर्गत आता है। तो 343 से 351 हम कह सकते हैं। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पे होता है, उपसर्ग और प्रत्यय आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। तो उपसर्ग को हम लोग कहाँ लगाते हैं, किसी भी शब्द के पहले लगाते हैं। ठीक है, किसी भी शब्द के पहले लगाते हैं। तो शब्द के आदि में, शब्द के आदि में, जबकि प्रत्यय क्या होता है शब्द के अंत में लगता है। तो यहाँ पे फिलहाल आदि में राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, आदि मतलब पहले में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, गमन शब्द को विपरीतार्थक शब्द बनाने के लिए, यानी कि इसका विलोम शब्द बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। उपसर्ग का मतलब कि हमें गमन में जोड़ना पड़ेगा, गमन के पहले ही जोड़ना पड़ेगा। तो यानी अगर हम फ्रेंड्स, गमन का मतलब क्या होता है जाना, गमन का मतलब जाना, और हमें इसका विपरीत बनाना है, विपरीतार्थक शब्द बनाना है, यानी कि विलोम शब्द बनाना है। तो इसे हमें जाना का मतलब आना बनाना पड़ेगा, यानी कि आगमन कह सकते हैं। आगमन अगर इसमें जोड़ दें आगमन, तो ये हो जाएगा इसका विपरीतार्थक शब्द, यानी कि हमने उपसर्ग को क्या जोड़ा, आ। तो राइट आंसर हो गया बी। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, समास में आपको कोई गलती नहीं करनी है। क्वेश्चंस अगर समास से पूछे जाते हैं, जो कि डेफिनेटली पूछे जाएंगे 3 से 4 प्रश्न, तो समास में आपको एक भी नंबर को खोना नहीं है, वहाँ से सभी के सभी नंबर को ले लेना है। समास का अर्थ हम यहाँ पे कह सकते हैं शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। ठीक है, शब्दों को जैसे हम विग्रह करके लिखते हैं, यानी कि समास जो होता है बड़े शब्दों को छोटे में संक्षेप में करना होता है समास। नेक्स्ट वन देखिए, निम्न में से कौन सा अवयवी भाव समास है। तो समास का एक छोटा सा वीडियो भी मैं आपको ला दूंगा, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट समास को कवर करेंगे 10-15 क्वेश्चंस, उसमें आपको अच्छे तरीके से डिस्कस कर दूंगा, ताकि समास में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप आसानी तरीके से समझ पाओ, पकड़ पाओ कि हाँ ये कौन सा शब्द किस समास के अंतर्गत आता है। फिलहाल हम यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चंस लिए, यहाँ पे भी काफ़ी हद तक आपका डाउट्स क्लियर हो जाएगा। देखिए अवयवी भाव समास के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं फ्रेंड्स कि अवयवी भाव में सबसे पहले पहचानने का तरीका तो ये है कि इसमें उपसर्ग लगा होता है। पहली चीज़ तो इसमें उपसर्ग लगा होता है, और एक चीज़ इसका पहला पद प्रधान होता है। यानी अगर इस दिए गए शब्द को 2 भागों में तोड़ेंगे तो पहला शब्द जो होता है, पहला पद जो होता है वो प्रधान होता है। अगर हम यहाँ पे देखें, मैंने पहले आपको क्या बताया कि इसमें उपसर्ग लगा होता है। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए प्रतिदिन, यानी कि दिन में क्या उपसर्ग लगा है, प्रति उपसर्ग लगा है। तो फिलहाल यहाँ पे सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ पे अवयवी भाव आपको समझ में आ गई होगी। उसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है, कौन सा समास कहलाता है। ये एकदम वीवीआई होता है, इसको समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि उत्तर पद, यानी कि जो पहला पद है वो तो प्रधान होता ही है, उसके साथ साथ जो पहला पद होता है, उत्तर पद होता है, वो इसकी विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है।
तो इसको हम लोग कहते हैं कर्मधारय। इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियरली समझ में आए। देखिए कर्मधारय के 2-3 उदाहरण मैं आपको समझाता हूँ। जैसे पहली चीज़ हम देख लेते हैं नीलकमल। नीलकमल, अब यहाँ पे समझिए कि ये जो कमल की बात कर रही है, कमल का पहले अगर हम पहला पद देखें तो नील है। तो इसका जो ये विशेषता बताता है जो कमल है वो कैसा है, कमल जो है वो कैसा है, नीला है जो कमल, यानी कि कमल की विशेषता क्या है, वो नीला है। ठीक है। अगर उस तरह से एक और हम बात करें, जैसे कह सकते हैं फ्रेंड्स चरण कमल। चरण कमल यानी कि कमल के समान चरण, यानी जो चरण है वो किस तरह से, ठीक है, चरण कमल यानी कि कमल के समान चरण है, सॉरी इस तरह से कह सकते हैं, यानी कि उसकी विशेषता बता रहा है। यहाँ पे विशेषता अगर बताता है उसको हम लोग कहते हैं। जैसे कनक लता, एक और लेते हैं कनक लता, यानी कि कनक के समान लता, तो यहाँ पे उसकी विशेषता बताती है। तो यहाँ पे आप आसानी से गेस कर सकते हैं कि वो कर्मधारय है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कि जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं और वहाँ कौन सा समास होता है, यानी कि वहाँ पे जो एक शब्द दिया रहेगा उसमें कोई भी शब्द प्रधान नहीं रहता, यानी कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, जबकि वो क्या करता है कि किसी और को वो कह सकते हैं उसमें कोई तीसरा शब्द को हम लोग इंगित करता है। जैसे समझेंगे उसको हम लोग बहुब्रीहि कहते हैं, यानी कि फिलहाल राइट आंसर आपका होगा डी। और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ ताकि अच्छे तरीके से आपको क्लियर समझ में आए। देखिए जिस समास में कोई भी पद, तो कह सकते हैं जिस समास में कोई भी पद प्रधान ना होकर, यानी दिए गए पदों में से किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, यह अपने पदों से भिन्न किसी विशेष संज्ञा का विशेषण है। यानी हम यहाँ पे अगर हम समझना चाहें तो मैं आपको समझा सकता हूँ। जैसे वीणा पाड़ी, वीणा पाड़ी, तो वीणा पाड़ी में हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं देख रहे हैं कि वीणा पाड़ी कोई की किसी की विशेषता बता रहा है, नहीं बता रहा है, यानी दोनों पद अप्रधान ही होते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम वीणा पाड़ी की बात करते तो वो किसी तीसरे को इंगित कर रहा है। वीणा पाड़ी का मतलब सीधे समझेंगे, हाँ सरस्वती जी की बात हो रही है, यानी वीणा है पाड़ी में जिसके, तो कह सकते हैं वो कौन है, सरस्वती जी। जैसे चंद्रशेखर, चंद्रशेखर का मतलब क्या कह सकते हैं, चंद्र है शेखर पर जिसके, तो डायरेक्ट आप कहेंगे कि शिव, चंद्रशेखर मतलब शिव। तो यहाँ पे किसी तीसरे की बात की जाती है तो हम समझ जाते हैं कि वो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। जैसे गजानन, तो गजानन का मतलब सीधे आप समझेंगे गणेश जी की बात की जा रही है, भगवान गणेश की बात की जा रही है, तो हो गया ना, किसी तीसरे को इंगित करता है। यहाँ पे गजानन में यानी दोनों जो पद है वो किसी, यानी देखिए दिए गए क्वेश्चंस में कह रहा था कि दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। गजानन में कोई भी पद प्रधान नहीं है, कुछ भी यहाँ पे नहीं लग रहा है, लेकिन वो किसी तीसरे को इंगित कर रहा है, तो गजानन का मतलब गणेश। जैसे दशानन बात करें तो दशानन का नाम आते ही आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ वो रावण की बात की जा रही है, किसी और की विशेषता बताता है, वहाँ पे तीसरे लोगों की बात आ जाती है, तो हम समझ जाते हैं कि वो बहुब्रीहि के अंतर्गत है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि देवासुर में कौन सा समास है। देवासुर, तो समझिएगा देवासुर, देवासुर कहने का मतलब कि देव और असुर, इस तरह से कहते हैं ना। देवासुर का मतलब क्या हुआ, देव और असुर। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि और चिन्ह आ रहा है, और चिन्ह आए, या फिर एक योजक चिन्ह है, जैसे कि माता पिता हम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, माता पिता, इस तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ पे आप देखते हैं योजक चिन्ह आता है प्रतिदिन, जैसे कि दिन रात आता है, तो यहाँ पर भी योजक चिन्ह आता है। तो और हो योजक चिन्ह हो तो उसको हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास, यहाँ पे डी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि देशांतर में कौन सा समास है। देशांतर में कौन सा समास है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि समास कितने प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं, उनको याद रखना है। ठीक है, समास 6 प्रकार के होते हैं, इनको याद रखिएगा। और देशांतर में कौन सा समास है, देशांतर का मतलब देशों का अंतर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि देशों का अंतर, देशांतर का मतलब क्या है कि देशों का अंतर, यहाँ पे कार है। अब जब भी बात कारक चिन्ह की आ जाए, यानी कि कारक चिन्ह का जहाँ पे लोप हो, तो वो कह सकते हैं तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। तो कारक चिन्ह में क्या आता है, जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा, के कारण, ये होता है। संप्रदान को, के लिए। अपादान से अलग, यानी कि कह सकते हैं जो अलग होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। संबंध का, के, की, रा, रे, रे होता है। अधिकरण में पर होता है। संबोधन हे, हो, अरे, ये, अजी, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे जो का आपने देखा वो क्या था, एक कारक चिन्ह था। देशों का अंतर, देशों का अंतर यानी कि कारक चिन्ह का लोप हो रहा है, तो तत्पुरुष समास। जब भी कारक चिन्ह की बात है तो वहाँ पे तत्पुरुष समास को टिक करना है। अब जब संख्या की बात है तो वहाँ पे द्विगु समास को टिक करेंगे, जैसे त्रिलोक हो गया, त्रिमूर्ति हो गया, चौराहा हो गया। तो वहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे संख्या की बात आ रही है तो वहाँ पे द्विगु समास, नाम से क्लियर होना, द्वि यानी संख्या की तरह लग रहा है, तो उस तरह से कह सकते हैं। तो ये छोटा सा कुछ पॉइंट्स होता है जो कि आपको समझ लेना है, और आप इस तरह से समझ लेंगे तो एग्जाम्स में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं।
रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो हम कह सकते हैं कुल 3 भेद होते हैं। यहाँ पे 3 भेद होते हैं, तो इसको याद रखिएगा, 3 भेद होते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाते हैं। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे तत्सम तद्भव बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे, जैसे संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों ही प्रयोग में लाते हैं उनको हम लोग तत्सम कहते हैं। सम यानी कि सम मतलब इस तरह से याद रखिएगा, सम मतलब सेम टू सेम, इस तरह से बस। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें जैसे कि अग्नि, अग्नि हो गया तत्सम, लेकिन इसको हम लोग बदल कर यानी किसी और रूप में यूज़ करते हैं, उसको हम लोग तद्भव कहते हैं। अगर हम लोग अग्नि की बात कर रहे हैं तो इस समझेंगे कि ये डायरेक्ट संस्कृत का वर्ड है अग्नि, लेकिन इसको हम लोग अगर छेड़छाड़ करके आग बना दें तो आग क्या हो गया, आग हम लोग तद्भव कहेंगे। यानी कि इसको हम लोगों ने संस्कृत की तरह ना प्रयोग करके इसको हिंदी भाषा में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको हम लोग कहेंगे आग। ठीक उसी तरह से अगर हम बात करें पुष्प, पुष्प ये आप देख रहा हो कि संस्कृत का वर्ड लग रहा है, लेकिन इसको हम लोग सिंपल भाषा में क्या कहते हैं, फूल कहते हैं। तो ये फूल जो हो गया ये तद्भव हो गया, लेकिन जो संस्कृत के फॉर्म में ही दिखे आपको उसको कहेंगे तत्सम। ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला पॉइंट्स, परीक्षा शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग के अंतर्गत आता है। परीक्षा, तो परीक्षा अगर हम बात करें परीक्षा, तो अगर देखिए सबसे पहले तो जो भी आप शब्द देखें उसका आप कोशिश कीजिए कि क्या होता है। अगर हम लोग दूसरे भाषा में कहने की बात करें तो क्या कह सकते हैं, तो परीक्षा का अगर हम दूसरे भाषा में बात करें तो परख कहते हैं, परख। ठीक है, तो परख जो होता है मैंने उसको बदल दिया, संस्कृत से बदल करके किसी और भाषा में कन्वर्ट कर दिया, यानी हिंदी भाषा में जो हम लोग सामान्य यूज़ करते हैं तो उसको परख कह रहे हैं। तो परख जो हो जाएगा वो हमारा तद्भव हो जाएगा, लेकिन जो डायरेक्ट संस्कृत के फॉर्म में दिखे उसको हम तत्सम कहेंगे। यानी सही आंसर हो गया यहाँ पे ए, तत्सम। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, सूर्य का स्त्रीलिंग सूर्या होता है, ये ध्यान रखिएगा भी, सूर्या। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द किस संज्ञा को बताएगा। बुढ़ापा यानी बुढ़ापा को हम ना तो देख सकते हैं ना ये कर सकते हैं, बस ये महसूस होता है, इस तरह से कह सकते हैं बुढ़ापा। तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है हम कह सकते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा। सी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अमीय का पर्यायवाचिक शब्द क्या होगा, अमीय का पर्यायवाचिक शब्द क्या होता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं, देखिए मैंने लिख रखा है अमीय का पर्यायवाचिक शब्द, जैसे पीयूष, सोम, अमी, जीवनोदय, अमृत, सुधा। तो अक्सर आपको ये दिखने मिलेगा, अमृत मिलेगा, पीयूष देखने को मिल सकता है, तो सुधा याद रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सुधा बिल्कुल सही होगा, अमृत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है। पृथ्वी, तो पृथ्वी का बहुत सारा होता है, यहाँ पे देखिए भू, धरणी, वसुधरा, अचला, धरा, जमीन, रत्नागर। तो रत्नागर भी यहाँ पे दिख रहा है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, तो कुछ कुछ इसमें इंपॉर्टेंट आप इसको याद रख सकते हैं, जैसे धरती हो गया, धरणी हो गया, तो ये सभी तो आपको याद ही होगा, लेकिन जो याद नहीं है उसको थोड़ा सा याद रख लीजिए। शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या है। शत्रु, तो नॉर्मली हम लोग दुश्मन जानते ही हैं, दुश्मन हो गया, अमित्र हो गया, विपक्षी, प्रतिपक्षी, रिपु, अरि। यहाँ पे अरि आपको दिख रहा होगा, बी हो गया करेक्ट आंसर, अरि। मृदल का विलोम शब्द क्या है। मृदुल, तो मृदुल का विलोम शब्द कह सकते हैं कठोर, यानी कि ये भंगुर के रूप में हम बात कर लेते हैं, और ये कठोर काफ़ी हार्ड। ठीक है, ये सॉफ्ट, ये तो हार्ड, तो इसका विलोम शब्द कठोर हो गया। जिसकी गर्दन सुंदर है, तो उसको क्या कहते हैं, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, यानी कि जिसकी गर्दन सुंदर हो उसको सुग्रीव कहा जाता है, सुग्रीव, ऑप्शन डी सुग्रीव। आशा से बहुत अधिक, आशा से बहुत अधिक को क्या कहते हैं, आशा से बहुत अधिक, आशातीत, आशातीत, ऑप्शन ए आशातीत। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि जो आंखों के सामने ना हो, जो आंखों के सामने ना हो उससे हम क्या कहते हैं, उसको परोक्ष कहते हैं, परोक्ष, आंखों के सामने ना हो, परोक्ष। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली, तो बताइए इसमें कौन सा वाक्य है। वाक्य को जैसे 3 भागों में बांटा गया, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली, तो इसमें कह सकते हैं संयुक्त वाक्य, यानी कि बी बिल्कुल करेक्ट होगा, संयुक्त वाक्य। आगे बढ़ते हैं, ईश्वर तुम्हें सफलता दे, तो बताइए कि इस वाक्य को अगर हम पढ़ेंगे तो कौन सा वाक्य लगेगा। प्रश्नवाचक वाक्य, विषमवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य या फिर इच्छावाचक वाक्य। तो ये हमारी एक तरह से इच्छा हो जाती है कि ईश्वर तुम्हें सफलता दे, तो कह सकते हैं क्या होगा, इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, सिर हथेली पर रखना का अर्थ क्या है। सिर हथेली पर रखना का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है मरने के लिए तैयार होना। सिर हथेली पर रखना, मरने के लिए तैयार होना। काम काज में कोरा होना, इसका अर्थ क्या, काम काज में कोरा होना, यानी कि सभी मुहावरे हैं।
तो कामकाज में कोरा होना का मतलब काम न जानना, ठीक है, काम न जानना, डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि टांग अड़ाना का अर्थ क्या है। तो ये सभी तो आप लोगों को बहुत पहले से पता होगा, टांग अड़ाना, बीच में टांग क्यों अड़ा रहे हो, यानी कि अवरोध पैदा करना, ठीक है, अवरोध पैदा करना, डी करेक्ट होगा। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि शायद ये पिछली बार भी पूछा गया था। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इसका अर्थ होता है बहुत अधिक कंजूस के अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं, अत्यधिक कंजूस होना, बी करेक्ट होगा। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो आपने इसको तो बहुत सुना होगा, लोकोक्ति होता है। तो इसका अर्थ ये होता है कि समय पर काम न करने के बाद पछताना पड़ता है, ठीक है। तो अभी समय है, आप अच्छे तरीके से इसको पढ़ लीजिए, वरना बाद में आपको पछताना पड़ेगा। तो ऐसा मैं नहीं चाहूँगा कि पछताना पड़े, आप अभी से ही पढ़ लीजिए। पुष्प शब्द है, तो मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि जो शब्द हम लोग सेम टू सेम संस्कृत भाषा के फॉर्म में ही यूज़ करते हैं उसको तत्सम कहते हैं। तो पुष्प एक तरह से संस्कृत का ही वर्ड हो जाता है, इसको तत्सम कहेंगे। लेकिन पुष्प को कन्वर्ट कर दे फूल में तो वो हमारा तद्भव हो जाएगा। जो किए गए उपकारों को मानता है, जो किए गए उपकारों को मानता है उसको क्या कहते हैं, कृतज्ञ, यानी ये होगा सही आंसर, कृतज्ञ, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट वन है कि संप्रदान कारक में को का प्रयोग किस अर्थ में होता है। संप्रदान कारक में तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, यानी कि को के लिए होता है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन, वे उत्तम संस्कारों से हमें दृढ़ करेंगे, वाक्य में किस कारक का प्रयोग किया गया। वे उत्तम संस्कारों से, यानी कि से क्या होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, यानी राइट आंसर क्या, ऑप्शन ए, करण से, ठीक है। कारक चिन्ह याद रखेंगे तो दो तरह से यूज़ होगा, एक तो आपको कारक पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा, साथ ही साथ जो समास में तत्पुरुष वाले हों तो वहाँ पे आपको कारक चिन्ह का प्रयोग करना आना चाहिए। जैसे संप्रदाय तत्पुरुष का उदाहरण आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि तत्पुरुष जो भी होते हैं उसमें कारक चिन्ह का लोप होता है। तो अब हमें यहाँ से पूछा जा सकता है कि संप्रदाय तत्पुरुष का उदाहरण बताइए, या फिर वो पूछा जा सकता है कि कर्म तत्पुरुष का उदाहरण बताइए। तो वहाँ पे हमें ये देखना होगा कि कर्म में कौन सा चिन्ह लगता है, जैसे कि कर्म में कर्ता ने कर्म को लगता है, लेकिन यहाँ पे संप्रदाय में क्या लगता है, संप्रदाय में हम कह सकते हैं को लगता है, के लिए लगता है। तो यहाँ पे राजकुमार, यानी कि राजा का जो कुमार है, जैसे राजा का कुमार यानी कि राजा का पुत्र की बात करें, यहाँ पे का चिन्ह है, तो ये तो नहीं होगा, संप्रदाय के अंतर्गत नहीं आता है। संप्रदाय के अंतर्गत क्या आना चाहिए, को आना चाहिए। जैसे यज्ञशाला की बात करें तो यज्ञ यानी कि कह सकते हैं यज्ञशाला का मतलब क्या हुआ, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, यज्ञ के लिए, तो संप्रदान में लिए तो यही होता है, को होना चाहिए या फिर के लिए होना चाहिए। तो यज्ञशाला का मतलब ये हो गया कि यज्ञ के लिए ये शाला है, ये शाला किस लिए, यज्ञ के लिए शाला है। तो यहाँ पे राइट आंसर हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको समझना है। समाचार का संधि विच्छेद क्या है, समाचार का संधि विच्छेद क्या होता है, ए करेक्ट होगा, सम प्लस आचार, सम प्लस आचार समाचार। नेक्स्ट वन देखिए कि यहाँ पे एक थोड़ा सा पंक्ति दिया गया कि नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हसंत जो देख हंस भा दसन नगहीर। ये बताइए कि प्रस्तुत पंक्तियाँ के रचयिता कौन है। तो प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता के रूप में हम लोग जैसी को जानते हैं, मलिक मोहम्मद जैसी, सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट से कि विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, विद्वान, विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द होता है क्या होता है, विदुषी, ठीक है। विदुषी को टिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, विदुषी, ध्यान रखिएगा। चलिए, विदुषी। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द क्या होगा, ये बहुत बार पूछा जाता है, अक्सर ये रिपीट होते रहता है। वर्तनी के दृष्टि से सही शब्द क्या होगा, आशीर्वाद को सही तरीके से अगर लिखेंगे तो क्या होगा, आशीर्वाद, हमारा ये बिल्कुल सही है, आशीर्वाद, ठीक है, आशीर्वाद, सी बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची नहीं है, तो बताइए कि वायु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अनल हम यहाँ पे कह सकते हैं, आग के फॉर्म में होता है अनल, ठीक है, अनल यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन बी। आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि हर्ष का विलोम है, हर्ष का विलोम क्या है। हर्ष मतलब कि खुशी होता है, खुशी के अगर हम इसके विलोम शब्द की बात करें तो दुखी, यानी कि विषाद, ए होगा विषाद। आगे बढ़ते हैं। जो तीनों काल देखता हो, जो तीनों काल देखता हो वो क्या हुआ, त्रिकालदर्शी, त्रिकालदर्शी, जो तीनों काल देखता हो त्रिकालदर्शी। और त्रिदेव हम किसे कहते हैं, जो ब्रह्मा हो गए उनको विष्णु महेश त्रिदेव हो गए, तो ये तीनों को मिलाकर कहा जाता है। त्रिनेत्र की बात करें तो शंकर जी को कहा जाता है तीन नेत्रों वाले। और त्रिपुंड थोड़ा याद रखिएगा, त्रिपुंड भी पूछा सकता है कि पूरे माथे पर लगाया गया जो तीन रेखाओं वाला तिलक होता है
उसको कहते हैं, ठीक है, त्रिपुंड। जैसे आपने देखा होगा माथे पर इस तरह से तिलक लगाया जाता है, तो उसको कहा जाता है त्रिपुंड। तो यहाँ पे सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को हमारे साथ बने हुए हैं एंड तक देख लिया है, तो आई होप कि आपको थोड़ी बहुत जानकारी हो गई होगी हिंदी की बेसिक नॉलेज से। और हम इसका 3 से 4 पार्ट और ला देंगे ताकि आपको हिंदी को समझने में वहाँ पे एग्ज़ाम्स में कोई भी दिक्कत ना हो, आपको बिल्कुल भी डर ना लगे। देखिए, आपको 30 क्वेश्चन ही करना है, और मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड्स इस 30 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है। आपको पूरे 100 क्वेश्चंस को देखना है। ऐसा नहीं कि आप स्टार्टिंग कर दिए, बस आपको इसी स्टार्टिंग से ही 30 क्वेश्चंस को फटाफट कर देना है, आए या ना आए, ऐसा नहीं करना है। आपको इस 30 क्वेश्चंस को करने के लिए स्टार्टिंग से करना है और 100% एक्यूरेसी के साथ करना है। जो आपको 100% लगे कि हाँ ये मैं पढ़ा हूँ, उसी को टिक करना है, ठीक है। रिस्क नहीं लेना है, क्या फ़ायदा रिस्क लेकर। हमें ज़्यादा क्वेश्चंस करना नहीं है, ना ही टॉप करना है, इसमें तो सिर्फ पास करना है। 30 क्वेश्चंस करना है, 30 क्वेश्चंस करना है, तो यानी अराउंड आपको फ्रेंड्स अच्छे तरीके से 45 से प्लस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके अच्छे तरीके से मार्क्स को कर लेना है, ताकि ऐसा ना हो कि 2-4 गलतियाँ भी हो तो आप पीछे आ जाओ, ठीक है। इस तरह से नहीं करना है, यानी ना तो 30 के 30 अटेम्प्ट करके आना है, और ऐसा नहीं कि आपको फ्रेंड्स 90 प्लस अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है। कुछ नहीं, उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जितना पढ़ें आप, जितना अगर पढ़ के जाते हैं, 4 से 5 वीडियो हमारा अगर देख कर जाते हैं, तो डेफिनेटली आपका काम हो जाने वाला है। उससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।